हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा अकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आज एक हम नई वीडियो सीरीज़ लेकर आए हैं। जो भी स्टूडेंट डीडीयू से बीएड कर रहे हैं, सेमेस्टर 3 में हैं, उसमें आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, पहला सब्जेक्ट आपका है प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, और बाकी जो 2 सब्जेक्ट हैं उसमें आपको अपने ग्रेजुएशन से रिलेटेड आपको 2 सब्जेक्ट्स लेने हैं। ठीक है, और उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ग्रुप्स बटे हुए हैं। अगर आपके वो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में नहीं है तो बाकी भी आप अलग सब्जेक्ट्स आप उस ग्रुप से ले सकते हैं। तो बेसिकली 2 सब्जेक्ट्स की आपको पेडागोजी पढ़नी है। ठीक है, तो 3 सब्जेक्ट हो गए। प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग का ऑलरेडी 9 वीडियो के आसपास है और प्लेलिस्ट रेडी है। ठीक है, वो चैनल पे आ चुकी है। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दे रही हूँ। ठीक है, एक्शन रिसर्च का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सिलेबस में माइक्रो टीचिंग भी है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माइक्रो टीचिंग की प्लेलिस्ट भी इसी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रही हूँ। ये सारी वीडियोस ऐसे हैं, ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, वो आपको कहीं ना कहीं हर सिलेबस जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं तो आपको डेफिनेटली वो सारे, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है तो वो थर्ड सेमेस्टर में वो नहीं इंपॉर्टेंट है, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। थर्ड सेमेस्टर में भी बहुत सारे पेडागोजी के सब्जेक्ट्स हैं, शायद सिविक्स है और भी कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको माइक्रो टीचिंग दिया हुआ है। ठीक है, और कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे फिजिकल साइंस है, जैसे कि आपका मैथ्स पेडागोजी है, उसमें आपके मॉडल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो कुछ डिफरेंसेस मैंने देखे हैं। बाकी जो पेडागोजी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं लगभग 80% सिलेबस कॉमन है। ठीक है, तो रादर मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊं, क्योंकि 80% सिलेबस कॉमन है तो मैं क्या कर सकती हूं कि अलग अलग वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत है। और जैसे कि मेरी भी स्टडी चल रही है तो मैंने सोचा कि एक ऐसा कंबाइन बनाते हैं जिसमें आपको वो सारी ही चीज़ें मिलेंगी और ये ऐसी वीडियो सीरीज़ होगी जो हर सब्जेक्ट के बच्चों के लिए काम आएगी। आप मैथ्स ले रहे हो, फिजिकल साइंस की पेडागोजी पढ़ रहे हो, सिविक्स पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, तो ये सारे इसमें टॉपिक्स है, ये आपको हमेशा काम आएगी। ठीक है, तो इस वीडियो सीरीज़ में लगभग 84 के आसपास मैंने स्लाइड्स तैयार की हैं। ये कंटेंट मैंने खुद बनाया है। ठीक है, और बाइलिंगुअल है तो हिंदी माध्यम के बच्चों और इंग्लिश माध्यम के बच्चों दोनों को ही ये बिल्कुल यूज़फुल होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप पहले इसको लाइक कर दीजिए और इस वीडियो सीरीज़ को काफ़ी मेहनत से बनाया गया है तो इसको शेयर भी करना है, जिससे कि एक कंटेंट बना है उसका जो फ़ायदा है वो उसका एक मास तक पहुँचे, जितने भी बच्चे हैं उनको इस कंटेंट का फ़ायदा मिले। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बाकी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब चैनल को जल्दी से कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, क्योंकि सिर्फ एमसीक्यूज़ मैं रीड नहीं कर रही हूँ। एमसीक्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट्स भी हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, और साथ में क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, कई बार एक क्वेश्चंस में ही 4-5 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताती हूँ, कई बार 1-2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा उसमें ऐड ऑन करती हूँ। तो इसलिए जो 10 क्वेश्चंस की सीरीज़ कहने को होती है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट काफ़ी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो टाइम सेव करने का एक मेथड है कि एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड कर लिया जाए। ठीक है, तो लगभग 7 वीडियो के आसपास अभी कंटेंट रेडी है। ठीक है, और ये 7 वीडियोस इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही 10-10 क्वेश्चंस के फॉर्म में वीडियोस आएंगे जैसे प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग में आए थे। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आपका जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, पेडागोजी फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, सभी विषयों का शिक्षा शास्त्र। ठीक है, सब्जेक्ट कोड है आपका EDU BED 112। ठीक है, एमसीक्यूज़ होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे। 10 एमसीक्यूज़ के फॉर्म में वीडियोस आएंगी। और उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बाइलिंगुअल होंगे। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ पहले मैंने जब बनाए थे काफ़ी इंग्लिश में ही थे, क्योंकि मेरा मीडियम इंग्लिश में है, बट पूरी कोशिश की गई है कि जो हिंदी भाषा के बच्चे हैं उनको समझ में आए। और आई थिंक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी थोड़ा बहुत इंग्लिश तो आता ही है, और इंग्लिश जानना आजकल के टाइम पे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैं खुद, मेरी पढ़ाई 12th तक हिंदी माध्यम से हुई है, बट बाद में स्ट्रीम मैंने चेंज किया, तो मैं दोनों ही भाषाओं की जो महत्ता है, जो इम्पॉर्टेंस है, उसको मैं बहुत बेहतर तरह से समझती हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये समझती हूँ कि हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं उनको जब इंग्लिश की चीज़ें जब वो पढ़ते हैं उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम भी जब कक्षा 12 तक हिंदी माध्यम में पढ़ाई करने के बाद जब हम ग्रेजुएशन करने गए तो हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर धीरे धीरे चीज़ें और इम्प्रूव होती गई, अपनी स्किल्स पे मैंने वर्कआउट किया, फिर इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट किया, बहुत प्रैक्टिस की। तो डेफिनेटली आप किसी भी माध्यम के, हिंदी हो, अंग्रेजी माध्यम हो, आज के टाइम पे इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि हिंदी जानना नहीं ज़रूरी है, हिंदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं हिंदी माध्यम और दोनों माध्यम में स्लाइड्स मैंने बनाया है, ठीक है। और इस तरह के स्लाइड्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है आपको ट्रांसलेशन में, तो अगर हिंदी माध्यम में कुछ इश्यूज़ हों तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखिए, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स वाज प्रेजेंटेड बाय, ठीक है। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। और अगर जिन लोगों ने पढ़ा है आप कोशिश करिए कौन से इसमें ऑप्शन सही है। रॉबर्ट मैगर नाम है, मैगर ऑप्शन दिया है, बीएस ब्लूम दिया है, रॉबर्ट मिलर दिया है, सिम्पसन दिया है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे अप्रोचेज़ इंपॉर्टेंट है। इसमें रॉबर्ट मैगर का भी इंपॉर्टेंट है, आरसीएम अप्रोच वो भी इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट मिलर का अप्रोच है, बीएस ब्लूम की टेक्सोनॉमी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली ये जो एक टेक्सोनॉमी, अगर इसका आंसर यहाँ पे बताएं, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, ये आपका दिया गया ऑप्शन नंबर 2 बीएस ब्लूम के द्वारा दिया गया, ठीक है। तो टेक्सोनॉमी का क्या मतलब है, यहाँ हिंदी में आप देख सकते हैं, टेक्सोनॉमी मतलब वर्गीकरण है, ठीक है। बहुत सारे उसको भागों में डिवाइड किया गया है। किसको डिवाइड किया है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को। तो यहाँ पे क्या है कि आप एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव बोलिए, शैक्षिक उद्देश्य बोलिए, या यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव भी एजुकेशन से ही रिलेटेड है। और ये वो सारे ऑब्जेक्टिव, मतलब अगर यहाँ टेक्सोनॉमी की बात करें, बीएस ब्लूम की बात करें, तो इन्होंने 3 डोमेन्स में, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर 3 डोमेन्स की बात की है। उसके बाद इन्होंने कॉग्निटिव डोमेन में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं, ठीक है। बीएस ब्लूम ने काफ़ी सारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, शैक्षिक उद्देश्यों का जिक्र किया है, ठीक है। और उनको काफ़ी 3 डोमेन्स की उन्होंने बात की है। बाकी सारे और क्वेश्चंस में इसी वीडियो सीरीज़ में आगे हम देखेंगे इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर है बीएस ब्लूम। टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव किसने प्रेजेंट किया था, बीएस ब्लूम ने किया था, ठीक है। और इन्होंने 1956 में ये कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने फिर उसका एक रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी भी आती है 2001 में, ठीक है। तो उसको आप लोग बहुत ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जो 1956 में दिया है उन्होंने, और उसके बाद जो 2001 में दिया है, ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो बीएस ब्लूम ने दिया था कॉग्निटिव डोमेन में जो टेक्सोनॉमी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 1956 में पहली बार दिया था, 2001 में पहली बार दिया था। तो कई बार इसमें स्टेजेस पूछता है। मैं इंपॉर्टेंट बता दे रही हूँ कि क्या पूछा जाता है क्वेश्चन। तो कई बार पूछा जाता है कि कितने स्टेजेस थे इसमें, तो 6 स्टेजेस पुरानी वाली में भी थे, नई वाली टेक्सोनॉमी में भी आपके 6 स्टेजेस, ठीक है। तो डिफरेंसेस यहाँ पूछता है क्या है कि जैसे नॉलेज है, नॉलेज को चेंज कर दिया रिवाइज्ड इकोनॉमी में रिमेंबर, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन को चेंज कर दिया यहाँ पे रिवाइज्ड इकोनॉमी में, रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी में अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और उसके बाद बाकी इवैल्यूएशन आ जाता है आपके 5th नंबर पे, और सिंथेसिस को चेंज करके क्रिएशन हो जाता है। ये आपके सबसे जो पिरामिड है सबसे ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें ये जो आपको सामने दिख रही है ये टेक्सोनॉमी, ठीक है। ये इसमें क्या होता है कि वर्गीकरण होता है। जैसे एक लर्नर है, उसको अगर किसी चीज़ को पढ़ना है, ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़। तो ये जो लर्नर है यहाँ पे होता है कि सबसे पहले हम नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है। कॉग्निशन की यहाँ बात हो रही है, कॉग्निशन माइंड से हमेशा रिलेटेड होता है, ठीक है, कि आप जो भी चिंतन वगैरह करते हैं वो सब आपके कॉग्निशन में आता है। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले आप नॉलेज गेन करते हैं, आप कुछ पढ़ते हैं तो नॉलेज गेन करते हैं, नॉलेज आपने गेन किया, उसके बाद आप उसको कॉम्प्रीहेंड करते हैं, मतलब उसको अंडरस्टैंडिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद उस नॉलेज को आप अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद एनालिसिस करते हैं, उसके बाद इवैल्यूएशन करते हैं, उसके बाद क्रिएशन करते हैं। इसको आप किताब में बहुत डिटेल में पढ़िएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो टाइम का बहुत अभाव है, तो इसलिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट ही एमसीक्यूज़ आपको करा पा रही हूँ, ठीक है। बट पूरी कोशिश है कि आपको चीज़ें समझ में आए कि किस किस एरियाज से किस तरह के एमसीक्यूज़ बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बन सकता है कि जो बीएस ब्लूम की रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी है कॉग्निटिव डोमेन में, उसमें नॉलेज को किस से रिप्लेस किया गया है, रिमेंबर से रिप्लेस किया गया है। दूसरा क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन को किस से रिप्लेस किया गया, अंडरस्टैंडिंग से रिप्लेस किया गया है, ठीक है। सिंथेसिस को किस नाम से चेंज किया, क्रिएशन में चेंज किया गया, उसके बाद पिरामिड में वो सबसे ऊपर चला गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। स्टेजेस कितने हैं उनकी रिवाइज टेक्सोनॉमी में, तो पहले भी 6 स्टेजेस थे, अभी भी इसमें 6 स्टेजेस हैं, ठीक है। आई होप इससे काफ़ी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे सही ऑप्शन है आपका बीएस ब्लूम, और रिवाइज टेक्सोनॉमी भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। खैर अगला क्वेश्चन नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसको मैं बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है या क्लासरूम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है, ये सब एक ही है। शैक्षिक उद्देश्यों की यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे जो एम है, अगर एम की बात करें तो एम क्या होता है, आप सबसे जो बड़ा गोल होता है वो आपका एम कहलाता है। उसके बाद जो एम से छोटा गोल होता है आपका वो ऑब्जेक्टिव कहलाता है, एक डेफिनेट होता है। और यहाँ पे क्या होता है, जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है, जो क्लासरूम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, वो क्या है कि आप क्लासरूम में पढ़ाने जा रहे हैं एज द टीचर, ठीक है। तो
तो आप क्लासरूम में पढ़ाने जा रहे हैं एज अ टीचर, तो वहाँ पे आपको पढ़ाने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि नैरो होता है, स्पेसिफिक होता है, प्रिसाइज होता है, प्री डिटरमाइंड होता है। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे पढ़ते हैं। क्लासरूम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज, कक्षा अनुदेशात्मक जो उद्देश्य हैं उनके क्या नाम हैं, उनको आप जो भी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कह लीजिए, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव कह लीजिए, उनके और भी नाम है, और भी नामों से उनका जाना जाता है। टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव, तो कहीं भी बोला जा रहा है कि शिक्षण अधिगम उद्देश्य क्या है, तो इसका मतलब क्लासरूम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव वही है, या बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो कहीं भी टर्म आ रहा है आपका शिक्षण अधिगम उद्देश्य, व्यवहार उद्देश्य, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कौन से ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम बोलते हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम उद्देश्य या व्यवहार उद्देश्य, तो ये सब एक ही बात है। ठीक है, एक ही बात हो रही है कि भाई एक शिक्षक है, वो क्लास में जा रहा है पढ़ाने, उसको कॉग्निटिव लेवल पे, एक कॉग्निटिव लेवल पे, उसके बाद अफेक्टिव लेवल पे, उसके बाद साइकोमोटर लेवल पे, ये डोमेन्स तो बीएस ब्लूम ने बात की है। स्पेशली इन्होंने कॉग्निटिव लेवल पे इन्होंने टेक्सोनॉमी दी है, वर्गीकरण किया है। तो यहाँ पे वही जो भी ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है, जो भी उद्देश्यों की बात हो रही है, वो क्लासरूम तक सीमित है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्लासरूम जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव दिया है वो नैरो है, स्पेसिफिक है। ठीक है, तो ये एक बात है, तो सारी बातें यहाँ पे एक हैं। अगले स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ अकॉर्डिंग टू बी एस ब्लूम द डोमेन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर। ठीक है, तो अभी मैंने बताया काफ़ी बार कि 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में बी एस ब्लूम ने 3 डोमेन्स की बात की। ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट, 3 टाइप्स। ठीक है, सीखने के उद्देश्यों की बात यहाँ कर रहा है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है, तो 3 डोमेन की बात की इन्होंने। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहला क्या है, कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, जो आपके कॉग्निशन से रिलेटेड है, आपके मानसिक स्तर से रिलेटेड है। ठीक है, जिसमें आपका संज्ञानात्मक, इसको आप हिंदी में बोलते हैं, जो जानना है, जो आपको जानना है। ठीक है, तो अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले जो मैं आपको 1956 और 2001 में जो रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी की बात की, वो आपके इसी जो पॉइंट नंबर 1 डोमेन है उसी से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद अगर हम दूसरे डोमेन की बात करें, जो अफेक्टिव डोमेन है, वो आपके भावना से रिलेटेड आता है, आप क्या महसूस कर रहे हैं। ठीक है, आपकी लव है, केयर है, रिस्पेक्ट है, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड आता है। ठीक है, जो भावात्मक होता है। तीसरा होता है साइकोमोटर, यहाँ पे डूइंग लिखा है, डूइंग मतलब करना। साइकोमोटर में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आप फिजिकल फॉर्म में एक्टिविटी के थ्रू करते हैं, जैसे कि दौड़ना, भागना, कूदना, लिखना, जिसमें भी आप अपने जो सेंसेस का यूज़ करते हैं, वो सब आपका साइकोमोटर में आ जाएगा। ठीक है, जो मतलब हाथ है, आँख है, नाक है, कान है, पैर है, ये सब आ जाएगा आपका साइकोमोटर, मतलब बेसिकली करने से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इन RCEM अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ पे जो RCEM अप्रोच है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि जितने भी अप्रोचेस हैं ना, इसमें ऑब्जेक्टिव्स की ही बात की गई है कि ऑब्जेक्टिव को किस तरह से लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें बहुत कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बीएस ब्लूम ने एक अलग तरह से लिखा है, उसने कॉग्निटिव डोमेन में बात की है। ठीक है, कि इस तरह से लेवल्स होते हैं, हर लेवल्स पे ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। जैसे नॉलेज आपका लेवल हो गया, उसके बाद आपका कॉम्प्रिहेंशन लेवल हो गया, इस पर ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो उन्होंने बीएस ब्लूम ने इस तरह की बात की है। यहाँ पे RCEM अप्रोच की बात करते हैं, तो सबसे पहले RCEM का फुल फॉर्म देखते हैं। RCEM अप्रोच डेवलप हुआ था रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। ठीक है, तो यहाँ से ही इसका नाम बन गया है RCEM, R फॉर रीजनल, C फॉर कॉलेज ऑफ, E फॉर एजुकेशन, M फॉर मैसूर। ठीक है, तो RCEM अप्रोच ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स। अभी आपको पता चल गया है कि अगर बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, या क्लासरूम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव की, सारी बातें एक ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे RCEM अप्रोच में पूछा गया है कि व्यवहार की दृष्टि से उद्देश्यों को लिखने का RCEM दृष्टिकोण में 4 उद्देश्य हैं। ठीक है, उसको किस निम्नलिखित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, क्लासिफाइड इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में उसको वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे 4 जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी बात कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कि वो किस फॉर्म में बताया गया। ठीक है, तो ऊपर आप देखिए RCEM अप्रोच में 4 ऑब्जेक्टिव, 4 उद्देश्यों की बात की गई है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने अभी जैसे आपने अभी देखा कि बीएस ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी थी उसमें उन्होंने 6 लेवल्स की बात की थी, पिरामिड बनाया था। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे 4 लेवल्स की बात की गई है, 4 ऑब्जेक्टिव्स की बात की गई है कि नॉलेज है आपका, ज्ञान, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, समझ, उसके बाद एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग, और क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 से सबसे पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं। RCEM अप्रोच, RCEM अप्रोच में RCEM का फुल फॉर्म क्या है, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। दूसरा क्वेश्चन हम बनाते हैं कि
दूसरा क्वेश्चन, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, बहुत ज़्यादा शोर है और मेरा फ्लो बिगड़ रहा है, बट आई एम ट्राइंग टू बी ऑन ट्रैक, ठीक है, जिससे कि वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड हो जाए, तो जस्ट अवॉइड बैकग्राउंड नॉइस, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन बन गया कि RCM अप्रोच कहाँ डेवलप किया गया, तो उसका भी आंसर होगा रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। तीसरा क्वेश्चन बन गया RCM अप्रोच में कितने ऑब्जेक्टिव्स की बात की गई, 4 ऑब्जेक्टिव। चौथा क्वेश्चन बन गया कौन से 4 ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पे आ जाएगा नॉलेज, ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग, समझ, एप्लीकेशन एंड प्रयोग और क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। तो 4 क्वेश्चन यहाँ बन गए। पाँचवा क्वेश्चन यहाँ बनता है कि जो भाई 4 ऑब्जेक्टिव की बात की गई है वो किस फॉर्म में है, ठीक है, किस फॉर्म में है। तो यहाँ पे RCM अप्रोच में मेंटल एबिलिटीज़ की बात की गई है, ठीक है। आप तो क्वेश्चन से आंसर ऑप्शन से ही समझ गए होंगे कि मानसिक क्षमताओं की बात की गई है, कितने नंबर्स की बात की गई है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट। 17 मेंटल एबिलिटीज़, 17 मानसिक क्षमताओं की बात RCM अप्रोच में की गई है, ठीक है। तो यहाँ से एक 5वां क्वेश्चन और बना लेते हैं कि किस अप्रोच में मेंटल एबिलिटीज़ की बात की गई है, तो वो अप्रोच हो गया RCEM अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन बना सकते हैं, तो टाइम नहीं था कि 6 क्वेश्चन बना देते और वीडियो लंबा हो जाता, कोई मतलब नहीं उन बातों का, ठीक है। टाइम सेव करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपना भी और आपका भी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन, इससे 6 क्वेश्चन बनते हैं। अब RCM अप्रोच से इतने तरह के आपके MCQs बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा डीप में यहाँ पर आएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा डीप में क्या काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ बता दी, ठीक है। तो हाँ, एक और क्वेश्चन ये बनाया जा सकता है कि मतलब नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, क्रिएटिविटी है, इसको ऑप्शन में दे दे और उसके बाद 2-2 करके दे दे, फिर बोले कि कौन सा इसमें नहीं है, वो कोई एक और ऑप्शन एक्स्ट्रा डाल दिया, तो वो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। या एक हायरार्की दे दिया, तो आप हायरार्की में यही लिखेंगे, पहले नॉलेज आएगा, फिर अंडरस्टैंडिंग आएगा, फिर एप्लीकेशन आएगा, फिर क्रिएटिविटी आएगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इन एनालिटिक मेथड वी प्रोसीड्स फ्रॉम, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कॉन्सेप्ट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनालिटिक मेथड क्या है, सिंथेटिक मेथड क्या है, आपका इंडक्टिव मेथड क्या है, डिडक्टिव मेथड क्या है, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आप देखिएगा, आप लोग सीटेट का एग्जाम देने जाएंगे, इंडक्टिव डिडक्टिव से तो क्वेश्चन आता ही आता है, कभी न कभी वो बहुत मज़ेदार है, पॉइंट उनका फेवरेट है। तो यहाँ पे एनालिटिक का हिंदी मीनिंग क्या है, विश्लेषणात्मक विधि। विश्लेषणात्मक विधि में हम किस से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वी प्रोसीड फ्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताइए, अगर आपने पढ़ा है तो इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ठोस से अमूर्त, और ये मैंने जब ट्रांसलेट किया था इसको तो एब्स्ट्रैक्ट का कुछ और ही यहाँ पे आ गया था ट्रांसलेशन, फिर मैंने उसको फिर करेक्ट किया। अननोन टू नोन, ज्ञात के लिए अज्ञात की तरफ जाते हैं, नोन टू अननोन जाते हैं, पर्टिकुलर टू जनरल जाते हैं, किस तरफ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एनालिटिक मेथड की बात हो रही है, तो एनालिटिक मेथड में क्या होता है कि हम हमेशा अननोन टू नोन जाते हैं, ठीक है। जो चीज़ें हमें नहीं पता हैं उससे फिर हम जो चीज़ें पता हैं उनके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। इसको बहुत डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट, ज्ञात के लिए अज्ञात की तरफ। देखिए, पढ़ा रही हूँ या MCQs यहाँ बन रहा है तो मतलब नहीं कि सिर्फ आप सुने, इसको कॉपी पेन लेके इसको नोट डाउन भी करते जाइए, ये सारे इंपॉर्टेंट है, 1 लाइनर के फॉर्म में नोट्स बनाइए, ठीक है। हमेशा बोलती हूँ कि जितनी स्किल्स का यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं, नहीं तो सिर्फ अगर आप लिसनिंग एबिलिटी का यूज़ कर रहे हैं, लिसनिंग स्किल्स का यूज़ कर रहे हैं, मेरे वीडियोज़ को आप देख रहे हैं और उसके बाद फिर अगर कोई और स्टूडेंट है वो वीडियो को देख भी रहा है, उसके बाद वो बोल भी रहा है, स्पीकिंग भी कर रहा है, उसके बाद वो लिख भी रहा है, राइट भी कर रहा है, तो आप खुद सोचिए कि नंबर ऑफ़ सेंसेस का वो यूज़ कर रहा है, ठीक है। और उसमें आप कर भी रहा है, वो राइट कर रहा है, एक साइकोमोटर स्किल्स का यूज़ कर रहा है, ठीक है, उसके बाद बोल भी रहा है, तो ये सब चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट इन सिंथेटिक मेथड वी प्रोसीड्स फ्रॉम, ठीक है। तो जो सिंथेटिक मेथड होता है वो बिल्कुल एनालिटिक मेथड का अपोजिट होता है। सिंथेटिक विधि में हम किससे आगे बढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट। लैपटॉप नहीं है इसलिए ये फ़ोन से रिकॉर्डिंग होती है, अभी तक तो फ़ोन से ही रिकॉर्डिंग आज तक की है वीडियोस को, तो इसलिए ब्लिंक करता है जब भी मैं क्लिक करती हूँ यहाँ पे ये राइटिंग पैड को, तो मेरा फ़ोटो गायब हो जाता है, ठीक है। तो ये दिस इज़ द लिमिटेशन, बट ठीक है, लिमिटेशंस का क्या है, काम तो हमें करना है, तो ये बात है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन इंडक्टिव मेथड वी प्रोसीड फ्रॉम, ठीक है। आगमनात्मक विधि में हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ इसलिए इंक्लूड किया कि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अभी देख लेंगे, सीटेट में भी काम आएगा, ठीक है। इंडक्शन जो मेथड होता है जिसमें आगमनात्मक होता है, उसमें क्या होता है कि जो ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3 है एग्जाम्पल टू रूल, वो आता है आपका एग्जाम्पल टू रूल की तरफ चलते हैं। जैसे अगर हम किसी बच्चे को हमें पढ़ाना है, ठीक है, कोई रूल हमें उसको सिखाना है, तो इंडक्शन मेथड का अगर हम यूज़ करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, हम उदाहरण के थ्रू उसको समझाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए
कोई भी प्रमेय वगैरह, अगर मैथ्स की बात करें तो कोई प्रमेय वगैरह हमें उसको सिखाना है तो सबसे पहले हम उसे एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद हम एक रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल टू रूल आपका पहले ये आपका यहाँ पे सही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द ह्यूरिस्टिक मेथड वॉज प्रोपाउंडेड बाय, ठीक है। ह्यूरिस्टिक विधि क्या है, ये नहीं क्या नहीं है, ह्यूरिस्टिक मेथड किसके द्वारा प्रतिपादित की गई, ठीक है। हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ी मिस्टेक है तो प्लीज़ अवॉइड कर दीजिएगा। तो ह्यूरिस्टिक मेथड किसने इसको प्रतिपादित किया, तो ऑप्शन नंबर 2 H.E. आर्मस्ट्रांग, ठीक है। यहाँ पे इनका फुल फॉर्म है हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग, ठीक है। देखिए फॉरेन ऑथर्स हैं तो इनका मतलब आप पूरा नाम भी अगर याद रखते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पता चला कभी हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग आया तो कहीं ये क्या यार हमने तो आर्मस्ट्रांग पढ़ा था, तो पूरा नाम भी ज़रूरी है। मान लीजिए कहीं सिर्फ ऑप्शन में आर्मस्ट्रांग दे दिया, ठीक है। अब आर्मस्ट्रांग के आगे पीछे का भी नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और पूरा नाम भी पता होना चाहिए, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते। द प्रोजेक्ट मेथड वाज प्रोपाउंडेड बाय, परियोजना जो विधि है किसके द्वारा प्रतिपादित की, अगेन मिस्टेक है ट्रांसलेशन में, सॉरी फॉर दैट। तो परियोजना मेथड किसके द्वारा प्रोपाउंडेड की गई, प्रतिपादित की गई, तो ऑप्शन नंबर 2 है विलियम किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड का प्रतिपादन किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द मेन स्टेप ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। देखिए करिकुलम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। करिकुलम इसमें मैं बता देती हूँ, आप लोग अलग से पढ़ लीजिएगा, यहाँ ऐड नहीं कर पा रही हूँ। करिकुलम किस शब्द से लिया गया, ठीक है, आई थिंक करिकुलर से लिया गया, उसके बाद उसका मीनिंग क्या है ये थोड़ा आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। द मेन स्टेप, इस क्वेश्चन को लेते हैं। द मेन स्टेप ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, ये पाठ्यक्रम का मुख्य चरण निर्माण क्या है, ठीक है। तो फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों का निर्माण, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, सामग्री का चयन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम मटेरियल, पाठ्यक्रम का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम मटेरियल, ठीक है, इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा, संगठन बहुत ही क्या कर दिया इसने ट्रांसलेशन में। चौथा है ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी, ठीक है। बेसिकली करिकुलम मटेरियल का ऑर्गेनाइजेशन है कि जो भी आप करिकुलम मटेरियल यहाँ पे पढ़ाने वाले, ऑप्शन नंबर 3 की बात कर रहे हैं कि जो भी करिकुलम में मटेरियल पढ़ा रहे हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए, ठीक है, संगठित वे में होना चाहिए। तो यहाँ पे पाठ्यक्रम का मुख्य चरण की बात की गई है, तो मुख्य चरण में इसमें आपका ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जब भी आप करिकुलम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, पाठ्यक्रम अगर बनाया जाता है उसमें आपको पता है कि करिकुलम कंस्ट्रक्शन एक फ्लेक्सिबल होता है, उसमें आप एडिशन हो सकता है, किया जा सकता है। तो उसमें क्या होता है कि आप फार्मूलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, भाई आपको किन क्लास के बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। मान लीजिए आपको क्लास 4 के बच्चों को पढ़ाना है, तो आप उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखेंगे कि क्लास के 4 को बच्चों को पढ़ाना है, उनका मानसिक स्तर किस लेवल का है, उस हिसाब से आप करिकुलम बनाएंगे, ठीक है, उन बौद्धिक स्तर के हिसाब से। सिलेक्शन ऑफ कंटेंट का चयन कैसे करेंगे, उसके बाद जो भी करिकुलम का मटेरियल उसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, तो ये आपके तीनों ही चीज़ें आपके आ जाएंगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज के पार्ट 1 सीरीज़ में पेडागोजी फॉर ऑल सब्जेक्ट में ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, बट अभी लिस्ट नहीं है, और भी सीरीज़ आएंगी, ठीक है, 10 क्वेश्चंस के फॉर्म में। तो सो क्वेश्चन नंबर 10 इज हेयर, अ टीचर यूजेज द टेक्स्ट बुक टू फुलफिल इज नीड फॉर। एक शिक्षक क्या करता है कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करता है, ठीक है। किस लिए करता है पाठ्य पुस्तकों का, भाई टीचर के लिए क्या यूज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 राइट है, पहले बता दे रही हूँ, ठीक है, आप तो समझ ही गए होंगे क्वेश्चन देख करके। सूटेबल सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। तो क्या होता है कि वो कि मतलब अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से वहाँ पे सब्जेक्ट मैटर उस टीचर को मिल जाता है, जिससे वो रेफरेंस लेके बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है। टीचर हमेशा लाइफ टाइम लर्नर रहता है, उसको भी पढ़ना पड़ता है। मैं भी यहाँ पे एक एजुकेटर हूँ, यहाँ पे आप लोग को पढ़ा रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मुझे भी चीज़ें एकदम से याद रहती हैं, हमेशा टू द पॉइंट और मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए मुझे खुद भी वो चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। और दूसरा क्या, रेफरेंस मटीरियल, एक रेफरेंस मटीरियल की तरह एक किताबें यूज़ में आती हैं कि भाई उस वहाँ से टीचर है, वहाँ से एक्स्ट्रा वो पढ़ सकता है, ठीक है। वहाँ पे कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो टीचर को भी याद नहीं रहती है, तो वहाँ से वो फैक्चुअल चीज़ों को नोट्स बना सकता है, वहाँ से स्लाइड्स बना सकता है, ठीक है, प्रोजेक्टर पे पढ़ा सकता है, ये है। और किताबें क्या करती हैं, हेल्प करती हैं कि होमवर्क देने में, ठीक है, क्योंकि किताबों का काफ़ी एक किताबें बहुत मतलब एक एक्सटेंसिव रिसर्च का पार्ट होती हैं जो करिकुलम में किताबें आती हैं, तो वहाँ से टीचर को हेल्प मिलती है कि वहाँ पे किस तरह के होमवर्क देने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है वो सही है, आपके ये तीनों ही चीज़ें काम आती हैं, ठीक है।
आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आ गया हो। जिन लोगों ने पेशेंस के साथ आखिरी तक देखा, ये हॉर्न भी अभी बजना था, आप लोगों ने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। आप कंटेंट देख के समझ गए होंगे। मैंने यहाँ पे ऐसे तो बनाया है MCQs 10 क्वेश्चंस के फॉर्म में, बट यहाँ से एटलीस्ट 25+ क्वेश्चंस बहुत ईजिली बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो कहने को 10 वीडियोज़ की सीरीज़ चल रही है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सारे ही क्वेश्चन इक्वली इंपॉर्टेंट है। और सबसे मैं हमेशा बोलती हूँ, सेल्फ स्टडी करते रहिए और मेरे वीडियोज़ को ऐसा रिविज़न लेना है। वैसा नहीं है कि बस मेरे वीडियोज़ इंपॉर्टेंट है, इसके भरोसे पढ़े और आप चले के एग्जाम देने, ये बिल्कुल नहीं करना। अपनी पढ़ाई करते रहिए, वीडियोज़ को एज अ रिविज़न लीजिए। और वीडियो के पढ़ने के साथ साथ, देखने के साथ साथ, आप उसके बाद आपने नोट डाउन भी वन लाइनर के फॉर्म में बनाते रहिए। ये सब चीज़ें आपको क्या होगा, एग्जाम देने गए सुबह के टाइम एक छोटा रिवीजन करने में काम आएगी। क्योंकि कुछ चीज़ें फैक्चुअल होती हैं, वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और अगर ये सब चीज़ों का आप यूज़ करते हैं, बाकी टिप्स फॉर एग्ज़ाम करके मैंने वीडियो डाली है, आप लोग पहले भी देख चुके होंगे। अगर नहीं देखें, उसमें मैंने बताया कि बीएड की कॉपी सब्जेक्टिव आपको कैसे लिखनी है। 2 ही पेजेस के 6 क्वेश्चंस आते हैं, 3 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं 6 में से, बट स्टिल वो एक इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको 2 पेज में आपको उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अपनी प्रेजेंटेशन इसके लिए इतनी बढ़िया लिखिए कि सबकी कॉपी आ रही है चेक करते टाइम, आपकी कॉपी आते ही एक जो चेक कर रहा है उसको नज़र में आते ही लगे, यार इसमें बहुत बढ़िया लिखा है, इसने कुछ अलग लिखा है, जैसे नंबर ज़्यादा देना है। और मतलब सिर्फ नंबर के लिए आपको क्यों करना है, आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव करिए, अपनी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करिए, अपनी स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव करिए, ठीक है। MCQs खुद बनाइए। तो इस तरह के स्किल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और आपको ये क्या लगता है कि अभी सिर्फ काम आएंगी, आपको लॉन्ग टर्म थ्रू आउट लाइफ काम आएगी। आप अपने फ्यूचर में अपने बच्चों को बढ़ा सकते हैं, अपने घर में आसपास बच्चों को ये सब टिप्स और ट्रिक्स दे सकते हैं, तो ठीक है। तो लर्निंग क्या होता है, ये लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो please like, share and subscribe as usual I have to say in the last of the video. तो please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you for watching. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।